नमस्कार, सुर्खी अखबार की में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। चले करेंगे खबरों की शुरुआत। हमारा संविधान जीवंत प्रगतिशील दस्तावेज है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है और अभियान का आगाज भी किया गया है। देखिए, 1 साल तक आपको बता दें ये कार्यक्रम चलेगा। तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है। तो देखिए, आपको बता दें हमारा संविधान जीवंत प्रगतिशील दस्तावेज है। ये बड़ी बातें कही गई हैं और संविधान को लेकर किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है, क्योंकि संविधान जीवंत है, प्रगतिशील है। हमारे दस्तावेज देखिए, इस खबर को तमाम पेपर में जगह दी गई है, अखबारों में जगह दी गई है, क्योंकि वाकई में कल का दिन बहुत खास रहा। खास इसलिए भी हम कह सकते हैं, देखिए ये इस खबर को जगह दी गई है। भारत के लिए 26 नवंबर का दिन खास रहा। इस दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बना। इसके बाद इसे आज तक हम सर्वोपरि मानते हैं। इस बात को देखिए, 75 वर्ष हो गए हैं। देश संविधान दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दस्तावेज तक नहीं पहुंच पाते थे। तो फिलहाल तमाम बड़ी बातें कही गई हैं। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का आगाज किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अग्रणी अर्थव्यवस्था से लेकर विश्व बंधु की भूमिका तक पहुंचाने में इसकी अहम भूमिका रही है। इसके साथ देखिए, ये भी कहा गया राष्ट्रपति मुर्मू के द्वारा कि देखिए, आकांक्षाओं पर खरा उतरा है देश। पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान को जीवंत रखना उस पर शासन करने वालों पर निर्भर करता है। साथ ही कहा कि पूरे विश्वास से कहा जा सकता है कि देश उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। देखिए, संविधान का मतलब ये होता है कि वो देश का प्राण होता है, देश की आत्मा होती है। देश यदि चलता है तो वाकई संविधान के सहारे ही चलता है और इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसीलिए कल का दिन हमें गौरवान्वित करने वाला था। इसके अलावा आपको बताते हैं, संस्कृत और मैथिली में भी संविधान का लोकार्पण किया गया। देखिए, हाल ही में आपको बता दें, राष्ट्रभाषा का दर्जा मैथिली को दिया गया है। तो इसी के नाते राष्ट्रपति मुर्मू ने संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान की प्रतियां, विशेष सिक्के, डाक टिकट, संविधान की झांकी पेश की। 2 पुस्तकों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसमें गौरवशाली इतिहास से परिचित होने का मौका मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संविधान को मौलिक अधिकारों का रक्षक बताया। साथ ही संविधान से सीखने की जरूरत भी बताई है। तो फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह हमारा संविधान नहीं है बल्कि एक जीवंत है, जिसमें मानो आत्मा हो, जो कि आपको प्रगति के पथ पर अग्रसर आप कैसे हो सकते हैं उसके लिए आपको प्रेरित करता है। और इसी के नाते आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम बड़ी बातें कही, कहा कि 10 सालों में संविधान को और भी मजबूत करके दिखाया। हालांकि आपको ये भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था और 10 साल हो गए हैं जब से इसको बता रहे हैं आपको कि संविधान दिवस को इतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि कल का जो दिन रहा, इसके बाद 1 साल तक तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। महाराष्ट्र में सीएम शिंदे का इस्तीफा, नए का इंतजार है। देखिए, ये खबर बहुत खास है महाराष्ट्र के लिए और इस खबर को जगह अलग अलग अखबारों में दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसी के नाते आपको बताते हैं कि अब नए सीएम का इंतजार किया जाएगा। तो फिलहाल बैठकों का दौर मानो खत्म हो गया है और चेहरों पर बस मुहर लगना बाकी है। इस्तीफा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा गया। इससे नई सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो गया। उनके इस्तीफे से राज्य ने सीएम शिंदे को बतौर कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने को कहा है, जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। दूसरी ओर आपको बता दें, सरकार बनाने को लेकर महायुति में खींचतान जारी रहेगी। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लाख टके का सवाल है। चुनाव नतीजे आने के बाद 3 दिन के बाद जस का तस ये स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि 2 चेहरे जो कि दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने है। कहा जा रहा था, ये भी आपको याद होगा जब रुझान ही आ रहे थे,
तभी ऐसा लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का नाम फ्लोट करने लगा था कि आगे जो कमान संभाली जाएगी वो देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे। अब देखना ये होगा, चूंकि अभी डेप्यूटी सीएम है, क्या उनको वापस मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। लेकिन इस बीच बहुत रोमांचक ये रहा था कि अजित पवार का चेहरा भी सामने आया था। तमाम समर्थकों ने उनकी होर्डिंग्स और पोस्टर चस्पा कर दिए थे, लेकिन बीजेपी की पहली पसंद यदि हम देखेंगे तो या तो एकनाथ शिंदे या फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल बता देते हैं आपको। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। नई सरकार बनाने का अब रास्ता साफ हो गया है। इस्तीफा देने पर राज्यपाल ने जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक सीएम शिंदे को बतौर कार्यवाहक सीएम के रूप में काम करने के लिए कहा गया है। दूसरी ओर आपको बता दें, सरकार बनाने को लेकर महायुति में खींचतान जारी रहेगी, जो कि हम पहले भी आपसे कह रहे थे। जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात कही जा रही है, कहा यह भी जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को 2.5 साल का मौका मिल सकता है। इसके बाद एकनाथ शिंदे को 2.5 साल का मौका मिल सकता है। और जो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर या यूं कहे कि पिछले कुछ वक्त से एक सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम रखे गए हैं, वही फॉर्मूला जो है वो इस बार भी महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको बता दें, मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं कही गई है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के एक बयान ने सियासी माहौल को और गर्मा दिया। अठावले ने कहा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनके विधायकों की संख्या उनके सहयोगी दलों के विधायकों की संख्या से दोगुनी से भी ज्यादा है, इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहला हक तो बीजेपी का ही बनता है। अठावले का दावा है कि बीजेपी हाईकमान ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया। उधर एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। देखिए, जो स्थितियां अमूमन हम कह सकते हैं महाविकास अघाड़ी में थी मुख्यमंत्री फेस को लेकर, अमूमन वो स्थिति महायुति में देखने को मिल सकती है। लेकिन महायुति की एक खास बात, या यूं कहें बीजेपी और उसके सहयोगियों खास बात हमेशा ये रहती है कि तमाम चीज़ें अंदर खाने में होती है। बहुत बामुश्किल है कि तमाम चीज़ें सड़कों पर आती हैं, लेकिन यही बात है कि डिसिप्लिन जो मेंटेन होता है ना, वो बीजेपी में होता है। बीजेपी बखूबी जानते हैं, सब चीज़ें रार अंदर चल रही होंगी, लेकिन पटल पर सड़कों पर बहुत मुश्किल से आती हैं। फिलहाल इंतज़ार करेंगे कि कौन अब अगला सीएम होगा जिसके चेहरे पर मुहर लगे। फिलहाल आपको ये भी बता देते हैं कि रश्मि शुक्ला, इस बीच आपको पता था, आपको ये भी याद होगा, रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से बहाल कर दिया गया, क्योंकि पहले उनको ईसी के निर्देश पर पद से हटा दिया गया था। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे और एमबीए ने सवाल खड़े किए थे। चलिए, इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। संभल में स्कूल, कॉलेज और बाजार खुल गए हैं। इंटरनेट सेवा देखिए अभी भी बंद रखी गई है एहतियातन के तौर पर। तो यूपी के संभल की विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के तीसरे दिन हालात में सुधार जरूर है। स्कूल भी खुले, लेकिन आपको बता दें कि अभी भी कहीं ना कहीं जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो तो खुल गए हैं, लेकिन इंटरनेट की सेवा को बहाल नहीं किया गया है। तो फिलहाल देखिए, हर अखबार ने इस खबर को जगह दी है, लेकिन अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दी है। हालांकि छोटा कॉलम है, लेकिन खबर वाकई बहुत बड़ी है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हालात खराब हो गए, जिसमें पत्थरबाजी आगजनी की घटना में 4 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 20 लोग घायल हैं। पुलिस इस संबंध में सोमवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया था और सोमवार को संभल में बाजार भी बंद किया गया था, लेकिन कई इलाकों की दुकानें खोली गई हैं और देखी गई, क्योंकि लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें भी खरीदनी बहुत लाजमी थी और इसी के मद्देनज़र ये स्टेप उठाया गया। तो आज सुबह भी आपको बता दें, स्थिति सामान्य नज़र आ रही है। आज स्कूल भी खुले हुए हैं और सुबह सुबह रोज़मर्रा की ज़रूरतों की दुकानें खुली नज़र आ रही। इसमें ज़िले में इंटरनेट की सेवाएं आज भी बंद है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी महसूस हो रही है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ड्रोन, सीसीटीवी और मोबाइल के वीडियो खंगाल रही है तथा उपद्रव फैलाने वाले लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, ताकि उनको ठीक टाइम पर पकड़ा जा सके और सज़ा मुकर्रर की जा सके। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि वाकई में बहुत बड़ी खबर थी, किस तरीके से लगातार हिंसा जो थी वो भड़क गई थी। आपको याद होगा कि जब सर्वे चल रहा था तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन
नॉर्मल होने के बाद जैसे ही चीज़ें धीरे धीरे लोगों की भीड़ जो जुटना थी वो शुरू हो गई थी, इसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल था वो खराब हो चुका था। आपको बता दें कि उपद्रवियों की तस्वीरें सार्वजनिक करेगा प्रशासन। तो लगभग कहा यह भी जा रहा है कि 2500 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस कमिश्नर बोले हैं सर्वे की टीम में शांति बहाल होना चाहता था, विधायक का बेटा सुहेल मना करने के बाद भी बवाल शुरू हुआ। यानी कि ऐसी बयानबाजी की गई जिससे आपसी सौहार्द का माहौल और खराब किया जा सके। तो राहुल आने की सूचना पर सील की गई हैं सीमाएं। आपको ये बता दें कि कल भी जो स्थिति बनी थी वो ये माना गया था कि राहुल गांधी के संभल पहुंचे की सूचना पर मंडल भर के अधिकारी अलर्ट हो गए थे और दुख की घड़ी में उत्सव कैसे मना सकते हैं। अखिलेश ने ये तमाम बड़ी बातें कही। अखिलेश यादव ने बात कही कि 75वां संविधान दिवस आप कैसे मना सकते हैं, चूंकि दुख की घड़ी है। एक डेलीगेशन भी उनका संभल पहुंचने की तैयारी में है। फिलहाल आपको बता दें एफआईआर में पुलिस का दावा भी है कि सियासी लाभ के लिए संभल में बवाल कराया गया है। ये एफआईआर में पुलिस ने दावा किया। जियाउर रहमान ने भड़काऊ भाषण दिया। विधायक के बेटे ने भीड़ से कहा सांसद अपने साथ है, मंसूबे पूरे कर लो। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें ये बड़ा आरोप लगाया गया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए संभल में बवाल कराया गया। पुलिस की ओर से संभल कोतवाली में दर्ज कराई गई एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है। संभल कोतवाली में तैनात दरोगा दीपक राठी के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया कि 22 नवंबर को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद में बिना अनुमति भीड़ को इकट्ठा होने के बाद भड़काऊ भाषण दिया था, राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की, आपसी सौहार्द को बिगाड़ा। विधायक का बेटा बोला मैं भीड़ में था ही नहीं। अब विधायक का बेटा अपनी अलग बातें बोल रहा है, कह रहा है कि सुहेल इकबाल ने कहा कि भीड़ में था ही नहीं, मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत है। अफसरों ने घर में रहने के लिए कहा था, इसलिए मैं घर में ही था। लोगों की आवाज उठाने से मुझे रोका जा रहा है। अब देखिए जियाउर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। मैं लोगों की आवाज ना उठा सकूं इसलिए मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पूरे बवाल की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के अधिकारी पे है। 5 लोगों की हत्या कर दी गई है और अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए। बहरहाल जो भी हो, अब देखिए इसकी जो खामियाजा था वो भुगता किसने? इसका खामियाजा भुगता सिर्फ मासूम जनता ने, आम लोगों ने। पुलिस की गाड़ियों को आंखें हवाले कर दिया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, तमाम जो गाड़ियां खड़ी थी उनको फूंक दिया गया। सिर्फ किस लिए? कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, कुछ मुट्ठी भर लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालांकि प्रशासन ने तल्ख लहजे में कह दिया है कि ऐसे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी पहचान करके सार्वजनिक किया जाएगा। आपको याद होगा एनआरसी का मुद्दा जब लखनऊ में पूरा मामला उठा था, जब लखनऊ में लगा तो उपद्रव शुरू हुआ था, तब योगी सरकार ने ये फैसला लिया था, तमाम जो चेहरे थे उनको सार्वजनिक कर दिया था। तो वही नियम अपनाया जाएगा, वही फॉर्मूला यहाँ भी अख्तियार किया जाएगा, जिससे कि कड़ा सबक ऐसे लोगों को मिल सके जो कि कहीं ना कहीं लोगों के आपसी सौहार्द को खराब करते हैं। और ये देखिए उनके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक मैसेज उनको देना बहुत लाजमी है, ऐसी गलती दोबारा न कर सके और आपसी सौहार्द के माहौल को ख़राब न कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम पर आरोप क्यों? एनबीटी ने इस खबर को जगह दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें याचिकाकर्ताओं ने अर्जी को दाखिल किया था। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें, देश में वोटिंग बैलेट के जरिए कराए जाने का निर्देश दिया जाए। याचिकाकर्ता ने डॉक्टर केएल पॉल ने पीआईएल दाखिल कर कहा था कि चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया जाए कि वह उन कैंडिडेट्स को अयोग्य घोषित करे जिसे चुनाव के दौरान शराब बांटने, अन्य प्रलोभन देने का दोषी पाया जाता है। याचिका में बैलेट्स पे मतदान कराए जाने के अलावा कई अन्य दिशा निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका को ही खारिज कर दिया। कहा अगर आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही है, हारने पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप कैसे लगा देते हैं? तो अदालत ने कहा कि याचिका मामले में याचिकाकर्ता कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं था। तो फिलहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट बोला हारने पर ईवीएम पर आरोप क्यों मढ़ा जाता है? तो कांग्रेस ने कहा मत पत्र चाहिए के लिए मुहिम शुरू करें, ये तमाम बड़ी बातें कहीं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से पूछा आइडियाज आता कहां से है? संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है और देखिए ये साफ तौर पर बड़ी बातें कही गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका के खारिज कर दिया, कहा कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जब आप हारते हैं
तो ईवीएम में छेड़खानी का आरोप लगा देते हैं। ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन वाकई में ये एक चिंता का विषय भी है और ये डिस्कशन का विषय भी है कि जब विपक्ष तमाम राज्यों में जीत जाता है तब वह इस तरह के कभी आरोप नहीं लगाएगा कि ईवीएम खराब है, कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, कि आप बैलेट पेपर से आप चुनाव कराइए। लेकिन जैसे ही आप हारते हैं तब सीधे ठीकरा आप ईवीएम पे फोड़ देते हैं। तो क्या ये लाजमी है, क्या ये उचित है? यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसका तो कोई औचित्य बनता ही नहीं है और आप किस लिहाज से तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ईवीएम ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनाई हुई क्रियाविधि है जिसको सभी ने सहज स्वीकार किया। और यदि ऐसा है तो जब आप हार जीतते हैं तब भी आप सवाल खड़े कर सकते हैं ना, लेकिन तब आप सवाल खड़े नहीं करते, यानी कि आपकी मंशा ठीक नहीं है। तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। चलिए बढ़ेंगे आगे, और आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। सहमति वाले संबंधों को अपराध से जोड़ना गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए, ये बहुत ख़ास खबर है और ये आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी भी। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि कोई रिश्ता अगर शादी में नहीं बदलता तो सिर्फ इस आधार पर पुरुषों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने रेप केस के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। कहा कि सिर्फ लंबे समय तक चले रिश्तों में अगर खटास आती है और फिर पुरुष के खिलाफ शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगता है तो ये चिंताजनक ट्रेंड है। तो देखिए, ये उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि आप साथ में रहते हैं, संबंध बनाते हैं, उसके बाद आप किस आधार पर पुरुष को गलत ठहराते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने फैसला सुनाया और देखिए ये तमाम बड़ी बातें कही। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक बेंच ने कहा कि अगर लंबे समय तक चले शारीरिक संबंध को बहुत बाद में आपराधिक केस से जोड़ा जाता है तो इसके गंभीर परिणाम आ सकते हैं। कोर्ट ने इस बाबत चिंता जाहिर की कि किसी व्यक्ति को कड़ी आपराधिक प्रक्रिया में घसीटने के लिए ऐसे आरोप बहुत देर से भी लगाए जा सकते हैं। तो फिलहाल और थोड़ा समझिए कि क्या कहा गया है। अगर बहुत देर तक लंबे समय तक शारीरिक संबंध को अपराध से जोड़ा जाता है तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक महिला ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर बार बार उसका यौन शोषण किया। तो सहमति वाले संबंधों को अपराध से जोड़ना गलत है, यानी कि आप आपस में रहते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं और लंबे वक्त से हैं और फिर आप ये कहते हैं कि सिर्फ मुझे शादी का झांसा दिया, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कोई आपसे कमिटमेंट कर रहा है तो वाकई में सही है या नहीं। फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सहमति वाले संबंधों को अपराध से आप जोड़ दो कि भाई आप पहले साथ रहो, फिर बाद में कहो कि नहीं इससे तो मेरा मिसयूज किया था इसलिए आप इस पर केस दर्ज करिए, या फिर शादी का झांसा दे रहा था। तो फिलहाल इसके बारे में आप सोचिए। कोर्ट ने रिश्तों में तलखी में पे इस पर कहा कि आपराधिक के प्रयासों से जुड़े चिंताजनक रुझानों पर नाखुशी जताई है। अदालत ने इस तथ्य पर गौर किया कि शिकायतकर्ता शादी के लिए बिना किसी जिद के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती रही। इससे संकेत मिलता है कि रिश्ता सहमति से बना था और अगर बहुत देर तक लंबे समय तक शारीरिक संबंध को अपराध से जोड़ा जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई आपको बरगलाने की कोशिश भी करता है तो कब तक बरगलाएगा? एक वक्त तक, दो वक्त तक। लेकिन यदि लंबे समय तक आप साथ में हैं, लंबे समय तक आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप दूसरे के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज कैसे करवा सकते हैं? तो समझिए, सोचिए, उसके बाद ही फैसला लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में आज से स्कूल ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो फिलहाल देखिए कि वाकई में आपके काम की खबर है, क्योंकि लगातार जो एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल अप हुआ था, हालांकि इससे अब थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। तो फिलहाल दिल्ली समेत पूरे
एनसीआर में हवा के रुख में बदलने से प्रदूषण से थोड़ी राहत है। इसके लिए आज आपको बता दें, ठंड भी थोड़ी बढ़ी है। दिल्ली वायु गुणवत्ता AQI पिछले कुछ दिनों में खराब श्रेणी में रहा, लेकिन पिछले 24 घंटों में इसमें काफ़ी कमी आई है। इसके पहले मंगलवार सुबह दिल्ली की आबोहवा बहुत खराब श्रेणी में थी। इसके साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बुधवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एक बार फिर से स्कूल खोलने की कवायद शुरू हुई। नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाने के निर्देश मिले हैं। इधर 6ठी से लेकर 12वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मॉडल पर चलेंगे। इसके मुताबिक जिन बच्चों को स्कूल जाना है वो जा सकते हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है वो भी कर सकते हैं। स्कूल उन्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। ये फैसला लगातार सामने आ रही परीक्षाओं को देखते लिया गया है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें AQI में थोड़ी बहुत राहत ज़रूर महसूस की गई है, लेकिन ये राहत क्या फौरी है या फिर आने वाले दिनों में इसमें कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं, फिलहाल आपको थोड़ी और डिटेल दे देते हैं। प्रदूषण के ब्रेक के बाद दिल्ली में कई स्कूल मंगलवार को खुले। सोमवार रात को, यानी कि शिक्षा निदेशालय के आदेश के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूल तो खुल गए, मगर कई प्राइवेट के स्कूल नहीं खोले गए। देर रात स्कूल हाइब्रिड मोड पर खोलने के बाद आदेश दिया। उलझन की स्थिति थोड़ी बहुत बनी रही थी कि आज स्कूल खोलेंगे भी या नहीं। पेरेंट्स लगातार जो ग्रुप है उसको चेक करते नजर आए थे। गाजियाबाद की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, तो क्लासेस हाइब्रिड मोड में, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से चलेंगी। स्टूडेंट तय करेंगे कैसे पढ़ना है, ठीक है। कुछ स्कूलों में बुधवार को सिर्फ 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी। नोएडा के अधिकतर स्कूलों ने प्री नर्सरी से लेकर KG तक ऑनलाइन और पहली से 12वीं तक फिजिकल क्लासेस कराने का फैसला कर लिया है। इधर हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने निर्देश दिया कि सभी जिलों में बुधवार से ही ऑफलाइन क्लासेस लगें। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुखबीर सिंह यादव ने कहा कि जिन स्टूडेंट्स को प्रदूषण से दिक्कत है, हम उन्हें ऑनलाइन का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, ये बहुत लाजमी है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य, सबसे ज़रूरी है आपकी हेल्थ। और यही एक बड़ी वजह थी कि स्कूलों में इतना लंबा जो ब्रेक था वो दिया गया था, लेकिन अब क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत राहत इस वक्त अब महसूस की जा रही है प्रदूषण से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद का तो हम जिक्र कर ही रहे थे। इसके अलावा हम आपको बता ही रहे हैं कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम ये भी बता रहे हैं कि ठंड बढ़ गई है, इससे ख़राब श्रेणी से थोड़ा सा राहत महसूस की गई। चलिए, इस बीच आपको बता दें, दिल्ली सरकार का NCC कैडेट्स को विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज का तोहफा है। NBT ने इस खबर को जगह दी। NCC कैडेट्स को दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा तोहफा दिया गया है। तो फिलहाल देखिए, बड़ा तोहफा है ये, और ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो दिल्ली सरकार ने NCC कैडेट्स को विश्व स्तरीय शूटिंग रेंज जो है वो प्रोवाइड करवाई है, और ये वाकई में एक बहुत अच्छी पहल इसे कहा जाएगा, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, तो NCC कैडेट्स को दिल्ली सरकार की ओर से तोहफा है। दिल्ली सरकार ने NCC भवन रोहिणी में वर्ल्ड क्लास शूटिंग रेंज का शुभारंभ किया। सीमातिशी ने NCC कैडेट्स के लिए देश के पहले अंडरग्राउंड शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीमातिशी ने कहा कि शूटिंग महंगा स्पोर्ट्स है, लेकिन खिलाड़ियों की प्रतिभा के आड़े पैसा न आए, इसलिए दिल्ली सरकार ने इस अत्याधुनिक शूटिंग रेंज की शुरुआत की। हमारे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। मुझे उम्मीद है कि भारत अपना अगला ओलंपिक गोल्ड इस शूटिंग रेंज से ट्रेनिंग लेकर जो खिलाड़ी आएंगे वह इसको चेस करेंगे। हमारे देश में प्रतिभा, जज्बा, प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं। अगर हमारे युवाओं को सही दिशा मिलती है तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये शूटिंग रेंज 24 घंटे और 7 आपको बता दें कि साल भर खुला रहेगा, यानी कि 365 दिन खुला रहेगा। फायरिंग रेंज बुलेट प्रूफ सीलिंग, 6 फायरिंग रेंज, इलेक्ट्रॉनिक टारगेट कंट्रोल सिस्टम, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि रोहिणी में आपको बता दें कि शूटिंग रेंज की शुरुआत की गई है। 24/7 आवर्स खुला रहेगा। खासियत के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा आपको। सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होने वाला मल्टी फंक्शन टारगेट सिस्टम इसमें रखा गया है। 25 मीटर की लाइव फायर रेंज रखी गई है। 6 लेन इसको रखा गया है। ऑटोमेटिक स्टील बुलेट ट्रैप सिस्टम है। दीवारों, फर्श पर बुलेट रैकेश यानी कि टकराव से जो वापस आते हैं उसका बचाव किया गया है। तो यानी कि इतना अत्याधुनिक इसको बनाया गया है। टारगेट सिस्टम को बुलेट हिट से बचाने के लिए
सुरक्षा वाली दीवारें लगाई गई हैं। वेंटिलेशन शोर को कम करने की सुविधा भी है। रात में फायरिंग प्रैक्टिस के लिए लाइटिंग है। छत के लिए सस्पेंडेड आर्म्ड प्लेट्स हैं। सुरक्षा के लिए टफन ग्लासेस हैं। इसके अलावा पूरे साल 24/7 शूटिंग रेंज में इसको रखा गया है, यानी कि जो खिलाड़ी जब प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और सभी छोटे हथियारों की शूटिंग प्रैक्टिस के लिए इसे लैस रखा गया है। तो एनसीसी कैडेट्स लेंगे ट्रेनिंग। आतिशी ने इसका उद्घाटन किया। मंशा अच्छी है, मंशा साफ भी। और देखिए, जो काम अच्छे होते हैं उनकी तारीफ करना लाजमी भी होता है। और ये आतिशी का कहना है कि मुख्यमंत्री का कहना है कि देखिए, हम चाहते हैं कि आगे जो प्रतिस्पर्धाएं हों शूटिंग के क्षेत्र में, तो इसी इंस्टीट्यूट से, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर प्रतिभागी जाएं और अपने गोल को चेस करें, देश का नाम रोशन करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अडानी का संकट बड़ा है। देखिए, समूह की 7 कंपनियों की रेटिंग को मूडीज ने बदल दिया। अमर उजाला ने इस खबर को जगा दी। उद्योगपति गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। अमेरिका घूसकांड के बाद से कंपनी के लिए लगातार बुरी खबरें हैं। विदेश में हुई अडानी की डील्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी को बड़ा झटका दिया है। तो फिलहाल देखिए, मूडीज ने झटके में तमाम बड़ी बातें सामने आई हैं कि किस तरीके से अडानी की मुश्किलें कम होंगी या फिर और बढ़ती जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें, इसे लेकर राजनीति भी बेहद गरमाई थी। तो फिलहाल देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरीके से मूडीज ने अडानी की तमाम कंपनियों की रेटिंग को बदल दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर भी है, बड़ी जानकारी भी है। क्योंकि ये एक संकट का वक्त भी अडानी के लिए कहा जाए, उस समूह के लिए कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो फिलहाल देखिए, मूडीज ने अडानी की 7 कंपनियों की रेटिंग का लुकआउट किया और इसे गिराकर नेगेटिव कर दिया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों के आउटलुक में बदलाव कर दिया है। अमेरिका में अडानी के घूसकांड के खुलासे के बाद अडानी समूह की कंपनियों की रेटिंग में बदलाव किया गया। मूडीज ने उसे बदलकर नेगेटिव कर दिया है। मूडीज ने इस कंपनी की रेटिंग को स्टेबल से बदलकर नेगेटिव कर दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। जरा इसकी और डिटेल ले लीजिए। फिच और एन&पी ने भी पहले ही कंपनियों की रेटिंग पर कार्रवाई की थी। तो क्या अब आगे और भी संकट बढ़ेगा? और आपको ये भी बता दें, जो अडानी के 10 शेयर्स हैं उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। टोटल एनर्जी के बाद और भी निवेशक पीछे हट सकते हैं। तो अडानी ग्रीन एजेंसी में जो एनर्जी आई थी उसमें 20% हिस्सा रखने वाली टोटल एनर्जी अब अडानी समूह में कोई निवेश नहीं करेगी और निवेशक भी इससे पीछे हट सकते हैं। हालांकि कई देशों निवेशकों ने पहले ही इस सौदे पर बात रखी है और निवेश को रोक दिया। केनिया ने $2 अरब से अधिक की प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। देखिए, ये अडानी समूह के लिए अच्छी खबर नहीं कही जा सकती। इधर अडानी पोर्ट व ग्रीन एनर्जी की भी रेटिंग घट गई थी। आपको बता रहे हैं, H&P ग्लोबल रेटिंग ने भी अडानी समूह की 3 कंपनी की रेटिंग को पहले ही घटाकर नकारात्मक कर दिया है और अडानी पोर्ट व अडानी ग्रीन भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा आपको बता दें, ग्रुप की नकदी प्रवाह गवर्नेंस को लेकर बड़ी गंभीरता रही है और इस पर ये रेटिंग बरकरार रखी गई है। 10 शेयर्स जिसको हम बता रहे हैं आपको, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहला है अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी एनर्जी, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल, अडानी विल्मर, अंबुजा, एनसीसी और एनडीटीवी। तो फिलहाल देखिए, इनमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अडानी अपने आप को उभार पाएगा, ये समूह अपने आप को वापस उसी कह सकते हैं पेस पे ला पाएगा जिस पे पहले था? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। वेलकम बैक। बढ़ेंगे आगे। चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम तय करने के लिए आईसीसी की बैठक जारी है। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें, अगले साल फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। तो फिलहाल देखिए, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की कमान मिलेगी नहीं मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलने के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों को हवाला देकर वहां जाने से इनकार कर दिया था। तब ये माना जा रहा था कि एशिया कप की तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, यानी कि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड ने पहले भारत के सभी मैच लाहौर में कराने और मैच के बाद खिलाड़ियों को भारत भेजने का प्रस्ताव रखा था। भारत ने इसे नहीं माना। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के लिए भी इनकार कर दिया था। आईसीसी मीटिंग में हाइब्रिड मॉडल का प्रस्ताव रखा जा सकता है। अगर पीसीबी ने इसे नहीं माना तो उसने मेजबानी छीन भी सकती है। पाकिस्तान पर आपको पता है भारत पर पाकिस्तान जाकर खेलने का दबाव बनाने का चांस कम ही है। तो फिलहाल देखिए ये खबर बहुत खास है क्योंकि पाकिस्तान ऐसा है कि पाकिस्तान पर पहली बार आरोप नहीं है, पाकिस्तान पर कई बार आरोप लग चुके हैं कि तमाम जो इंटरनेशनल खिलाड़ी उनके देश में जब खेलने के लिए जाते हैं तो वह किसी भी तरह से सिक्योर नहीं होते। आपको याद होगा चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, श्रीलंका की टीम हो, किस तरीके से उन पर हमले हो गए थे और उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी अगले साल फरवरी मार्च में पाकिस्तान में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 29 नवंबर को एक वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन बैठक करेगा। टूर्नामेंट का कार्यक्रम घोषित होने में काफी विलंब ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि अब नियम आए है फरवरी और मार्च भी, और इसमें आपको बता दें देरी के कारण भारत द्वारा दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया गया है। बीसीसीआई चाहता है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाए जिसमें भारत के मैच किसी तीसरे देश में हो। वो कह रहे हैं कि देखिए आपको जो मैचेस करवाने करवाइए, हमें कोई इनकार नहीं है, आपको मेजबानी करने आए करिए, ये बीसीसीआई कह रहा है, लेकिन हमारे प्लेयर्स आपके देश में जाकर नहीं खेलेंगे तो आप इसे हाइब्रिड बनाइए, यानी कि जो मैचेस आपको खिलाने हैं पाकिस्तान में इंडिया के परसेप्शन से तो वो उठा के मैचेस आप किसी दूसरे देश में करवाएं, किसी और कंट्री में करवाएं, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये इंडिया का कहना है। इस बीच आपको बता दें एशिया कप के मुकाबले श्रीलंका में खेला गया था मैच, तो आईसीसी के प्रवक्ता ने 29 नवंबर को बैठक होगी ये कहा, और बीसीसीआई सचिव जय शाह के 1 दिसंबर को आईसीसी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पिछले साल हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया था जब भारत ने एशिया कप के अपने मैच श्रीलंका में खेले थे, आपको याद होगा। तो वही एक चीज़ है कि हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करिए। सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया गया है कि हम अपने खिलाड़ियों की जान को नहीं सकते में डाल सकते हैं, और ये ज़रूरी हो जाता है, लाजमी हो जाता है कि इतिहास को देखते हुए अब आपको हाइब्रिड तकनीक का इस्तेमाल करना होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बजरंग पूनिया का आचरण खेल भावना का उल्लंघन करने वाला है, ये नाडा ने कहा है। देखिए ये आज की बहुत बड़ी खबर है। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। भारत के स्टार रेसलर हैं बजरंग पूनिया पर नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सख्त एक्शन लिया। नाडा ने उन पर 4 साल का बैन लगाया है और बैन की वजह है एंटी डोपिंग कोड का उल्लंघन करना। ऐसे में माना जा रहा है कि उनका बतौर खिलाड़ी करियर भी खत्म हो गया है क्योंकि अब इस दौरान कोचिंग भी नहीं दे पाएंगे। नाडा ने 26 नवंबर को बजरंग पूनिया को नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए अपना नमूना देने से इनकार कर दिया था, और यही एक बड़ी वजह रही कि नाडा ने अब उन पर एक कड़ी कार्रवाई की है। तो फिलहाल देखना ये होगा कि क्या बजरंग पूनिया जो है इस मामले पर उभर पाएंगे या फिर नहीं, चूंकि ये तो अब करियर पर ही सवाल खड़ा हो गया। तो सिलेक्शन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए अपना नमूना देने से इनकार कर दिया। अब आपको बता दें कि 4 साल का ये बैन लग गया है। तो फिलहाल देखिए इस खबर को अमर उजाला ने तरजीह दी। नाडा ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान को इस अपराध से लिए सबसे पहले 23 अप्रैल को बैन किया था। इसके बाद कुश्ती की वर्ल्ड लेवल की संस्था UWW यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भी बैन कर दिया था। बजरंग ने इस बैन के खिलाफ तब अपील की थी और नाडा के अनुशासनात्मक डोपिंग पैनल यानी कि ADDP के 31 मई को नाडा द्वारा आरोप का नोटिस जारी करने के लिए इसे रद्द किया था। नाडा ने इसके बाद 23 जून को पहलवान को नोटिस जारी किया था। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि ये जो दिक्कतें हैं वो बजरंग पूनिया के लिए अब परमानेंट बन चुकी हैं, चूँकि 4 साल का बैन कम नहीं होता। बड़ी बात यह है करियर पर तो सवाल खड़ा ही हो गया है, और इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई कोचिंग भी बजरंग पूनिया इन बिटवीन नहीं दे पाएंगी। अभी नाडा ने कहा है कि जानबूझकर आपने सैंपल नहीं दिया। तो देखिए बजरंग के वकील ने सुनवाई में कहा कि वह सैंपल देने के लिए तैयार थे। बजरंग को DCO ने अपनी पहचान नहीं बताई, साथ ही वो चोटिल थे, इलाज के लिए जाना था। वह बाउट के बाद 45 मिनट तक सोनीपत सेंटर में रहे। नाडा ने कहा कि
एक्सपायर्ड किट से सैंपल लिए जाने का मामला दूसरा था, जिसमें डीसीओ को बर्खास्त कर दिया गया था। जानबूझकर आपने नहीं सैंपल दिया, ये नाडा ने कहा। और इसके अलावा आपको बता दें कि नाडा ने सुनवाई में कहा कि उनके डीसीओ ने 10 मार्च को ट्रायल में बजरंग को सैंपल देने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा तब भी नहीं किया था। बजरंग का कहना था कि नाडा पहले एक्सपायर्ड किट से सैंपल लेने से ईमेल का जवाब दे, तब वो अगला सैंपल देंगे। अच्छा, बजरंग की ओर से क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए आप। बजरंग की ओर से कहा गया कि भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना दिए जाने के कारण मेरे ऊपर ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल नाडा की सुनवाई पैनल ने स्वीकार किया कि बजरंग का आचरण जूनियर खिलाड़ियों के प्रति गलत उदाहरण को पेश करने वाला है। पैनल ने कहा बजरंग एक नामी पहलवान है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। जूनियर खिलाड़ी उन्हें रोल मॉडल के तौर पर देखते हैं और यदि वो ऐसा फ्यूचर में करते हैं, यदि वो ऐसा प्रेजेंट में भी करते हैं, तो ये दूसरे खिलाड़ियों की सेहत पे ही नुकसान है। ये एक गलत मैसेज जो है वो थ्रू करता है, जो कि इससे नाडा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इमरान समर्थकों की हिंसा, जी हाँ, 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुआ। हिंसा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 3 प्रदर्शनकारी और 3 पुलिसकर्मी इसमें शामिल हैं। और ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी भी है, जो कि किस तरीके से हिंसा में अब तक 100 लोग मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि पाकिस्तान उबर भी नहीं पाता कि एक के बाद एक दिक्कतें उसका पीछा करती ही रहती हैं। और अब देखिए, आपको बता दें कि इससे कहीं ना कहीं बुरी तरीके से अर्थव्यवस्था तो चरमराएगी ही, और दूसरी ओर जो मैसेज जाएगा तमाम राष्ट्रों के बीच में, वो क्या जाएगा, ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और दिक्कतें और भी ज़्यादा हो रही हैं। तो फिलहाल देखिए, पाकिस्तान में स्थितियाँ सुधर पाएंगी, इसकी तो आशंका बेहद कम है, क्योंकि इस्लामाबाद में जिस तरीके से हिंसा भड़की, इसे सभी को सोचने पर आखिरकार मजबूर कर दिया। देखिए, दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। हिंसा में अब तक 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं और ज़्यादातर की स्थिति गंभीर है। और द डॉन के मुताबिक इमरान खान के सैकड़ों समर्थक इस्लामाबाद के डी चौक पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए। इसके जवाब में प्रदर्शनकारी पुलिस की सेना पर पत्थर फेंके। घंटों के टकराव के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों से डी चौक खाली करवाया। जबकि प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी ने कहा कि जब तक उन्हें खान से मिलने की इजाज़त नहीं मिलती, प्रदर्शन जारी रहेगा। सेना ने शिपिंग कंटेनर रखकर राजधानी पहुंचाने वाले हाईवे को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने लिफ्टिंग मशीन और कई भारी मशीनों की मदद से बैरिकेड्स को तोड़ दिया। कुछ प्रदर्शनकारी कंटेनर्स पर भी चढ़ गए थे। तो फिलहाल देखिए, इमरान समर्थकों की डी चौक पर डटे रहे 6 जवानों की मौत भी हो गई। इस्लामाबाद में भड़की है हिंसा और सेना को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया। पुलिस को आंसू गैस का जवाब गुलेल से देना पड़ा। तो देखिए, इमरान खान स्टार पावर से आर्मी चीफ को बता रहे हैं उन्हें रोकना अब मुश्किल है। तो पहली बार जेल में बंद नेता की अपील पर 2 बड़ी रैलियां हुई हैं। तो इमरान सितंबर नवंबर को 2 बड़ी रैलियां कर आर्मी चीफ को बता रहे हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल है। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब जेल में बंद नेता की अपील पर लोग सड़क पर उतर आए हैं। फिलहाल देखिए, आपको बता दें, बुशरा को नेता के तौर पर चमका कर अन्य को संदेश। तो इस बार की रैली में कमान इमरान की पत्नी बुशरा को सौंपी गई और बड़े नेता के रूप में चमकाने की उनको कोशिश की जा रही है। इस बीच बुशरा ने साफ कह दिया है कि जिन्हें पार्टी छोड़नी है वो जा सकते हैं। बता दें कि पीटीआई के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप ने इमरान को सपोर्ट किया तो बाजी भी पलट जाएगी। अब जरा समझिए, काम की खबर है, कम से कम पाकिस्तान के लिए। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जनवरी में पद संभालने के बाद इमरान की रिहाई के आसार बन सकते हैं। बाइडेन सरकार के दौर में इमरान अपनी सरकार को गिराने का आरोप लगा चुके, केवल अब लीक केस ठीक हो चुका है। शहबाज सरकार इमरान समर्थकों को रोकने में लगातार विफल रहा है। तो फिलहाल देखिए, जो स्थितियां बद से बदतर हो चुकी हैं, स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पाई है और नेट बहाल है, मोबाइल बंद है, पेट्रोल डीजल की समस्या अलग बनी हुई है। तो ये दिक्कतें लगातार पैदा होती जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। इस बीच बात होगी बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश में भी अमूमन बता दें, हिंदू नेता की गिरफ्तारी को भी भारत ने अब चिंता जाहिर की है। कोशिश यही कही जा रही है कि जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ठीक हो जाए बांग्लादेश में भी। चलिए, इसी के साथ सुर्खी अखबार की में आज के लिए बस इतना ही।